हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीधी पेपर में। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपके बायोलॉजी का अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ठीक है, इससे संबंधित आज 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इन 25 क्वेश्चन में है ना, इसके मैक्सिमम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो सभी चीज़ इसमें क्या तो शामिल हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्म में आज करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है और वैसे एग्जाम में देखा जाएगा तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ना आपके पेपर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। जिम्नोस्पर्म के बीजों को नग्न बीज क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में है, इनमें बीज आवरण नहीं होता। बी, अंडाशय की दीवार या फल का भाव होता है। सी, इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता। और डी, इनके बीज केवल पानी में विकसित होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के बीजों को नग्न बीज में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अंडाशय की दीवार या फल का अभाव पाया जाता है ना। ऑप्शन डी भी आपका क्या तो सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में, जो विस्तृत व्याख्या है उसमें, है ना। तो जो जिम्नोस्पर्म शब्द है, इसका अर्थ ही क्या होता है, नग्न बीज होता है। इसका अर्थ है क्या तो नग्न बीज होता है। इसमें याद रखिएगा, बीजांड किसी भी अंडाशय की दीवारों से घिरे नहीं होते हैं, ये याद रखना है। इसी कारण से इन पौधों में कभी भी फल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, बीज खुले या नग्न रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म पौधों में प्रजनन संरचनाएं या बीज सामान्यता किस अंग में पाए जाते हैं, यह बताना है। रंग बिरंगे फूलों में, फल के आंतरिक भाग में, शंकु में या राइजोम में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी शंकु में आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं व्याख्या में कि अनावृत बीजी पौधों में कोई वास्तविक फूल नहीं पाए जाते हैं। हाँ, कोई वास्तविक फूल नहीं पाए जाते हैं। इनके नर और मादा जनांग विशेष प्रकार के कठोर शंकों और संरचनाएं में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या तो शंकु कहते हैं, है ना। ये शंकु सामान्यतः कैसे होते हैं, तो एक लिंगी होते हैं। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई। ऑप्शन सी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ जो है ना, लगभग लगभग आजकल आप सभी लोग जानते होंगे, जो साबूदाना होता है, निम्नलिखित में से किस पौधों के तनों से प्राप्त स्टार्च से बनाया जाता है। ए पाइनस, बी साइकस, सी इफेडा और डी जूनिपेरस। तो यहाँ पर बी साइकस आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। साइकस जिसे सामान्य भाषा में क्या तो सगोपाम या ताड़ जैसा पौधा भी कहते हैं, ताड़ जैसा या सगोपाम पौधा भी कहते हैं। इसके तनों की मज्जा से, है ना, क्या तो प्रचुर मात्रा में स्टार्च निकालकर साबूदाना क्या तो तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पौधों की पत्तियों का उपयोग जो है घरेलू झाड़ू और मजबूत रस्सियां बनाने में भी क्या तो किया जाता है। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे वनस्पति विज्ञान में अनावृत बीजी का मेवा कहा जाता है, यह बताना है। ए काजू, बी अखरोट, सी चिलगोजा पाइन के बीज और डी बादाम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चिलगोजा पाइन के बीज, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। तो जो चिलगोजा पाइन है, इसके बीजों को क्या तो सुखाकर ड्राई फ्रूट्स के रूप में अत्यधिक पसंद किया जाता है ना, बहुत महंगा होता है। ठीक है, और इसे ही क्या तो अनावृत बीजी का मेवा के नाम से पेपर में क्या तो पूछा गया है ना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि खांसी और दमे की जो बीमारी होती है के इलाज में प्रयुक्त होने वाले प्रसिद्ध प्राकृतिक औषधि इफेडिन किससे प्राप्त होती है, आपको बताना है। ए पाइनस से, बी सिकोया वृक्ष के साल से, सी इफोडा नामक पौधे से और डी जिंगो पादप की पत्तियों से। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इफेडा नामक पौधे से, ये आपका क्या तो सही उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल वही है ना। तो सी जो है इफेडा, एक अनावृत पौधों से क्या तो इफेडिन, है ना, नामक एक शक्तिशाली औषधि क्या तो प्राप्त होती है। ये दवा जो है श्वसन मार्ग की सूजन को कम करने का काम करती है, साथ ही दमा और तीव्र खांसी के रोगियों को तुरंत राहत दिलाने में क्या तो मदद मदद करती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा,
चीड़ के वृक्षों से व्यवसायिक स्तर पर कौन सा बहुमूल्य तेल निकाला जाता है ये आपको बताना है। ए नीलगिरी के तेल, बी तारपीन का तेल, सी चंदन का तेल, डी जैतून का तेल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तारपीन का तेल आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल में देखते हैं। याद रखिएगा चीड़ के पेड़ से निकलने वाली जो प्राकृतिक राल है ना, और इसी राल के आशवन की विधि से है ना तारपीन का तेल क्या तो निकाला जाता है। और इसका उपयोग जो है पेंट को पतला करने में है ना, जो आप क्या करते हैं घर में पेंट करते हैं वो क्या गाढ़ा होता है तो उसको क्या तो थिनर के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या पतला करने में, वार्निश करने में, और कई प्रकार के दर्द निवारक बामों में भी इसका क्या तो है ना प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, चमड़े को टिकाऊ बनाने और स्याही के निर्माण में जिम्नोस्पर्म से प्राप्त किस औद्योगिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ए टेनिन, बी स्टार्च, सी गोंद और डी इफेडिन। तो मेरे ख्याल से आपका डी इफेडिन आपका नहीं, चमड़े को टिकाऊ बनाने और स्याही के निर्माण में जिम्नोस्पर्म से प्राप्त किस औद्योगिक पदार्थ का टैनिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए जो है क्या तो सही उत्तर हो जाएगा है ना। अनावृत पौधों की छाल और फलों से प्रचुर मात्रा में क्या तो याद रखिए टैनिन निकाला जाता है। इसका मुख्य उपयोग जो है जो कच्चे चमड़े हैं उसको साफ और मजबूत बनाने में, साथ ही प्राकृतिक गाढ़ी काली और रंगीन स्याही के निर्माण में किया जाता है। तो इसको तो विशेष ध्यान देना है ना। चमड़े को टिकाऊ बनाने और स्याही के निर्माण में जिम्नोस्पर्म से प्राप्त किस औषधिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टैनिन आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टेशनरी उत्पाद जैसे पेंसिल, स्केल है ना, रूलर और होलर बनाने में किस अनावृतबीजी पेड़ की लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो ए शाइकस, बी जूनिपेरस, सी मक्का और डी हाइपेरियन है ना, और डी हाइपेरियन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जूनिपेरस है ना। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी या तो जूनिपेरस। तो जूनिपेरस के बारे में याद रखिएगा, वृक्ष की लकड़ी अत्यधिक हल्की होती है, साथ ही सीधी होती है ना, सीधी धारियों वाली होती है, कटर से आसानी से क्या तो छीलने वाली होती है। इन्हीं सभी इसके गुण के कारण व्यावसायिक स्तर पर इसका उपयोग जो है अच्छी गुणवत्ता वाला पेंसिल और स्केल बनाने के लिए क्या तो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, जिम्नोस्पर्म पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है ये आपको बताना है। निषेचन के बाद, निषेचन के पूर्व, फल बनने के साथ, कभी नहीं होता। तो मेरे ख्याल से निषेचन का पूर्व आपका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण हमें हमेशा है ना निषेचन के पहले मादा युग्मोद्दीपित के रूप में क्या होता है, जिसका कारण यह हमेशा अगुणित होता है ना। कैसा होता है तो अगुणित प्रकृति का होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, त्योहारों में सजाए जाने वाला प्रसिद्ध क्रिसमस वृक्ष वनस्पति जगत की किस वर्ग के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। ए आवृत विधि, बी ब्रायोफाइटा, सी अनावृत विधि और डी क्या तो थैलोफाइटा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या तो सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है तो आपका उत्तर है। तो क्रिसमस के अवसर पर सजाए जाने वाले जो अराउकेरिया वृक्ष है, वास्तव में ये सदाबहारी कैसा तो कोणधारी वृक्ष है, जो पूरी तरह से क्या तो अनावृत विधि पादप समूह का सदस्य है। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है कि क्रिसमस के अवसरों पर सजाए जाने वाले अराउकेरिया वृक्ष वास्तव में क्या होता है सदाबहार कोणधारी वृक्ष है, जो पूरी तरीके से अनावृत विधि पादप समूह का सदस्य है। चलिए कंटिन्यू करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं है ना। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है। ए नीलगिरी, डी हाइपेरियन वृक्ष जिसको आप कोस्ट रेडवुड भी कहते हैं, और पुराना बरगद का पेड़, और डी है जिंगो बाइलोबा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपेरियन वृक्ष या कोस्ट रेडवुड ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष जो है हाइपेरियन वृक्ष होता है, जो कि सिकोया सिम्परविरेंस है ना प्रजाति के क्या तो जिम्नोस्पर्म वृक्ष है।
जिसकी कुल लंबाई लगभग 120 मीटर के आसपास होती है, ये 380 फीट से भी अधिक क्या है तो लंबा होता है, ये आपको याद रखना है ना। 120 मीटर से 150 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे कि जीवित जीवाश्म से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताने हैं। ए, जो केवल पत्थरों के जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। बी, वे जीवित प्रजातियां जो लाखों काल, है ना, मतलब कहने लाखों वर्षों से आज तक बिना किसी बड़े बदलाव के बची हुई हैं। सी, जो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से पुनर्जीवित किए गए हैं। डी, मरे हुए पौधे जो कोयले की खदानों में मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मेरे ख्याल से आपका क्या तो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हाँ ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या तो उत्तर है। तो जीवित जीवाश्म उन जीवों या पौधों को कहा जाता है जिनकी समकालीन या कुल की अन्य सभी संबंधित प्रजातियां लाखों वर्षों पहले जैसे डायनासोर काल में क्या तो विलुप्त हो चुकी हैं, परंतु स्वयं आज भी पृथ्वी पर बिना किसी बड़े बदलाव के, है ना, बिना किसी बड़े शारीरिक बदलाव के वे जीवित होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना। अगला देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्राचीन जिम्नोस्पर्म पौधे को 1940 के दशक में जीवाश्मों से पहचाने जाने के बाद अचानक जीवित खोजा गया था। ए साइकस, ठीक है। बी मेटासिकोया डॉन रेडवुड। सी चीड़। और डी देवदार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मेटासिकोया डॉन रेडवुड क्या तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेटासिकोया को पहले वनस्पति शास्त्री पूरी तरीके से क्या तो विलुप्त मान चुके थे और केवल इसके जीवाश्मों का अध्ययन किया करते थे, परंतु 1940 के दशक में चीन के कुछ सुदूर ग्रामीण, मतलब चीन के ग्रामीण इलाकों में दूर के, हाँ, इसके जीवित पेड़ों की खोज ने से पूरी दुनिया को क्या तो चौंका दिया, ठीक है। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, जिंगो बाइलोबा के जीवाश्म कितने वर्ष पुराने हैं और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको बतानी है। ए 10 मिलियन वर्ष पुराने, यह सबसे नया विकसित पौधा है। बी 270 मिलियन वर्ष पुराने, जिसके पूरे कुल का केवल यही एकमात्र जीवित वंश बचा है। सी 500 मिलियन वर्ष पुराने, इसमें कोई समान बंडल नहीं पाए जाते। डी, यह अत्यधिक विकसित आवृत बीज फलदार पौधा है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी आपका क्या तो सही उत्तर होना चाहिए, बाकी आगे देखते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी आपका क्या तो सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिंगो बाइलोबा एक अद्वितीय अनावृत जीवित जीवाश्म है ना, जिसे लगभग 270 मिलियन वर्ष क्या है तो ये पुराना है। विकास के लंबे दौर में इसके परिवार के सभी सदस्य पूरी तरीके से क्या है तो समाप्त हो चुके हैं, केवल यही वंश जो है अभी तक क्या तो जीवित बचा हुआ है, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आवृतबीजी पौधों की सबसे प्रमुख और विशिष्ट पहचान क्या है, ये आपको बताने हैं। इनके बीज हमेशा हवा में तैरते हैं और ढके नहीं होते। इनमें बीज हमेशा फल के अंदर बंद रहते हैं और ये वास्तविक फूल उत्पन्न करते हैं, यही होना चाहिए। इसमें संवहन तंत्र जाइलम और फिलम का पूर्ण अभाव होता है। यह केवल अत्यधिक ठंडे और बर्फीले पहाड़ों पर ही जीवित रह सकते हैं। तो ऑप्शन बी मेरे ख्याल से इसका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो एंजियोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ है आवरण युक्त क्या तो बीज। इस समूह में पौधे में, है ना, बीजांड जो है अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा विकसित और विविधता से भरपूर समूह यही है। इसमें सच्चे फूल और क्या तो फल लगते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला देखिएगा, आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन की अनूठी अनूठी प्रक्रिया के बाद बनने वाला भ्रूणपोष कैसा होता है, ये आपको बताना है। ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित और डी बहुगुणित। तो ऑप्शन सी त्रिगुणित, है ना, ट्राइप्लॉइड सीएन, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हाँ यही आपका क्या है तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है कि एंजियोस्पर्म आवृतबीजी जो है पौधों में अनोखी घटना होती है, जिसमें क्या तो दोहरा निषेचन आपको देखने को मिलता है। इसमें एक नर युग्मक अन्य कोशिका से मिलकर क्या तो भ्रूण बनाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर त्रिगुणित, है ना, भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, जो बढ़ते भ्रूण को क्या तो पोषण प्रदान करते हैं, मतलब खाना प्रदान करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे देखिए। देखिए आपका अगला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों के फूलों का कौन सा अंग निषेचन के बाद विकसित होकर फल का रूप ले लेता है, ये आपको बताने हैं। ए बीजांड, बी अंडाशय, सी पुंकेसर और डी वर्तिका। तो याद रखिएगा फल का रूप कौन सा लेता है, तो याद रखिएगा अंडाशय, ठीक है। अंडाशय ही क्या तो फल का रूप लेता है ना। तो ऑप्शन बी आपका क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा।
कि फूल का अंडाशय निषेचन के पश्चात परिपक्व होकर रसीले और सूखे फल क्या होता है में बदल जाता है, जबकि अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड है ना कठोर होकर बीज का रूप ले लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ बोला गया है कि आपको एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास स्पष्ट दिखाई देता है ये बताना है। ए जालीनुमा शिरा विन्यास, बी समांतर शिरा विन्यास, सी अव्यवस्थित या चक्राकार शिरा विन्यास, डी इसमें शिराएं अनुपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी समांतर शिरा विन्यास ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो एक बीजपत्री जैसे घास, बांस, धान, मक्का, केला की पत्तियों में सभी मुख्य शिराएं बिना एक दूसरे के काटे है ना पत्ती के आधार से सिरे तक एक दूसरे के समांतर चलती हैं। इसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि द्विबीजपत्री पौधों में मुख्य रूप से किस प्रकार की जल प्रणाली पाई जाती है। ए रेशेदार या झगड़ा जल प्रणाली, बी मूसला जल प्रणाली, सी अपस्थानिक वायवीय जल प्रणाली और डी इसमें पूर्णतः क्या तो जड़ें अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो द्विबीजपत्री पौधों में है ना बीजों के अंकुरण के समय ही याद रखिएगा मूलांकुर से एक क्या तो प्राथमिक जड़ निकलती है। कैसा तो प्राथमिक, और किस प्रकार की होती है तो मुख्य प्राथमिक जड़ निकलती है जो सीधे क्या होती है जमीन के अंदर की ओर है ना गहराई की ओर क्या होती है बढ़ती है। इसे क्या तो मूसला जड़ कहते हैं। और जैसे चना, मटर और आम ये पौधे इसके उदाहरण हैं। और इसके विपरीत एक बीजपत्री पौधों में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पौधों में मूसलाधार जड़ मिलता है और एक बीजपत्री पौधों में क्या तो रेशेदार जड़ पाई जाती है। देखिए फूलों की पंखुड़ियों की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री फूलों की पहचान कैसे होती है ये बताना है। मोनोकाट में पंखुड़ियां 4 या 5 के गुणज में या डायकाट में 3 के गुणज में होते हैं। बी मोनोकाट में पंखुड़ियां 3 या उसके गुणज में और डायकाट में 4 या 5 के गुणज में होते हैं। सी दोनों प्रकार के फूलों में हमेशा पंखुड़ियों की संख्या बिल्कुल समान होती है। डी इन दोनों वर्गों के फूलों में कभी भी पंखुड़ियां नहीं उगती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि फूलों की शारीरिक बनावट के अनुसार एक बीजपत्री फूल आमतौर पर त्रिअवयवी है ना त्रिअवयवी होते हैं, यानी इनकी पंखुड़ियां जो है ना 3 के मल्टीपल में देखने को मिलती है आपको, 3, 6 और 9। जबकि द्विबीजपत्री फूल चतुर या पंच अवयवी होते हैं। इसका मतलब इसमें जो पंखुड़ियां वो 4 और 5 के गुणज में देखने को मिलती हैं। तो एक बीजपत्री में है ना त्रिअवयवी मतलब 3 के मल्टीपल में देखने को मिलेगा और द्विबीजपत्री में 4 और 5 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य अनाज समूह पूर्णतः एक बीजपत्री पादपों के अंतर्गत आता है। तो मटर, चना, मूंग, अरहर। बी गेहूं, चावल, धान और मक्का। ठीक है, सी सरसों, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन। डी आम, अमरूद, पपीता और संतरा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, बांस है ना पोएसी यानी घास के कुल पौधे हैं। इन सभी बीजों में केवल एक ही बीजपत्र क्या तो पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें एक बीजपत्री अनाज भी कहा जाता है। दालें, चना, मटर जो है ये क्या है तो द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। मटर, सरसों, चना और आम को वनस्पति शास्त्र में मुख्य रूप से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, अनावृत बीजी और टेरोडोफाइटा। तो अभी हम लोगों ने देखा इसका क्या तो द्विबीजपत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि मटर, सरसों, चना और आम के बीजों में यदि ध्यान से देखा जाए तो आसानी से 2 बराबर दालों या भागों में टूट जाते हैं। इन 2 समान भागों को 2 बीजपत्र कहा जाता है। अतः ये सभी पौधे क्या तो द्विबीजपत्री श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा कि माचिस उद्योग में दिया सलाई की तिलियां बनाने के लिए विशेष रूप से किस वृक्ष की हल्की लकड़ी चुनी जाती है। साइकस, चीड़, आम, शीशम। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा, जो चीड़ है वो, है ना। तो चीड़ की लकड़ी स्वभाव में काफी हल्की, सुगमता से काटने वाली और तेजी से आग पकड़ने वाली होती है, मतलब ज्वलनशील होता है ना। इसी औद्योगिक गुण के कारण दिया सलाई, माचिस की तिलियां और पैकिंग बॉक्स में बनने वाली चीड़ की लकड़ी का उपयोग इसमें क्या तो सर्वाधिक रूप से किया जाता है। अगला देखना है आपको कि भारत के किस पहाड़ी क्षेत्र में चिलगोजा पाइन, जिम्नोस्पर्म मेवा का सर्वाधिक व्यावसायिक उत्पादन देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में ये गलत है।
केरल के तटीय इलाकों में ये भी गलत है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। थार मरुस्थल राजस्थान में ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है, तो आपको सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है कि चिलगोजा पाइन के सदाबहार, है ना, सदाबहार वृक्ष मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी हिमालय के अत्यधिक ठंडे, ऊंचे और शुष्क पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से क्या तो उगते हैं। भारत में इसका व्यवसायिक स्तर पर सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ सबसे ज्यादा, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है। अधिकांश अनावृत बीजी, एक मिनट, है ना, पहले ऊपर वाला को थोड़ा सा दिख रहा है उसको मैं हटा दूं। देखिएगा यहाँ पे, अधिकांश अनावृत बीजी पौधों में परागकण की क्रिया मुख्य रूप से किसके माध्यम से संपन्न होती है। ए, रंग बिरंगे कीटों द्वारा, बी, नदी एवं वर्षा के जल द्वारा, सी, बहती ही हुई हवा या वायु द्वारा, यही सही होगा, और डी, जंगली जंतु और पक्षियों द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म पौधों में आकर्षक रंगीन और सुगंधित फूल और मकरंद नहीं पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए कीट या पक्षी इनकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। प्रकृति में परागकण की क्रिया पूरी तरीके से हवा या वायु के झोंकों द्वारा ही संपन्न होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वायु परागण के नाम से हम लोग क्या तो जानते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।